आजादी मिलने से पहले 1932 में पहली बार भारतीय टीम बनी, इंग्लैंड दौरे पे गई और उसके कप्तान थे सीके नायडू। भारतीय टीम सारे टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में हार गई और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद जब देश को आजादी मिली तो 1947-48 में आजाद हिंदुस्तान के कप्तान बने लाला अमरनाथ। और उसके बाद कप्तानी का एक लंबा सिलसिला हिंदुस्तान की क्रिकेट ने देखा और शायद हिंदुस्तान की कप्तानी करना, जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े, फॉर्मेट बदलते चले गए, कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता चला गया। और आज इसीलिए हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ खेलेंगे केबीसी, यानी कि कौन बनेगा कप्तान, क्योंकि कप्तानी हमेशा से हिंदुस्तान में करना बहुत मुश्किल रहता है। राजकुमार जी और सवा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेल नीति पर। और क्या आज आप केबीसी खेलने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? मैं तो यही विश कर रहा हूँ कि जो प्राइज मनी केबीसी में मिलता है, कुछ उसी प्रकार का प्राइज मनी हम लोग को भी दिया जाए। अगर हम लोग जीत दर्ज कर देते हैं तो तैयार है भाई। और उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर उसको चैरिटी में दे देंगे। हाँ, दे देंगे। तो चलिए खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर और खेल नीति के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन तक आपकी बात पहुंचा दी गई है सभा भाई। पहला सवाल तो मैं आपसे यही लेना चाहूंगा, आपको याद है अभी तक हिंदुस्तान में कितने कप्तान बने हैं? नहीं, बहुत टफ है। पर इसके लिए कुछ प्लानिंग हुई नहीं, आपने मुझे बताया नहीं कि हम लोग नहीं तो लाइफलाइन मैं हूं ना बैठा हुआ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ लाइफलाइन अच्छा, हूं। हाँ, और तो पहली लाइफलाइन आप ही की तरफ है, बताइए। तो अभी तक हिंदुस्तान ने कुल 33 कप्तान देखे हैं सभा भाई, और 33 में से सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है विराट कोहली, जिन्होंने 36 टेस्ट मैच जीते हैं। तो राजकुमार जी, अगला सवाल तो यही कि विराट ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कब की? आई थिंक 2016 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 2014 था वो, जब तो ये दोनों ही हमारे एक्सपर्ट पहले केबीसी में थोड़ा सा लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। चलिए इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सभा भाई, हिंदुस्तान में कप्तानी करना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है, और खास तौर से 70 के दशक के बाद से, क्योंकि उसके पहले की क्रिकेट हमने बहुत ज्यादा देखी नहीं है, ना सुनी है। मंसूर अली खान पटौदी के बारे में बहुत सुना था कि बहुत एग्रेसिव कैप्टन थे, और पहले ऐसे कैप्टन थे तो बहुत ज्यादा चर्चा में आए हिंदुस्तान में, खास तौर से जो गले में रुमाल बांध के खेलना या जो उनका वॉक करने का तरीका था। अक्सर जो पुराने क्रिकेटर्स हैं हम उनसे सुनते हैं कि ऑटोमेटिक आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे जब पटौदी साहब मैदान पे आते थे। 1967 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट सीरीज जिताई उन्होंने। कैसे आप देखते हैं कप्तानी करना क्यों मुश्किल रहता है हमेशा से हिंदुस्तान में? एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ राजीव, ये मुझे एमएल जयसिम्हा ने बताया था। जब वो हैदराबाद के कोच थे और हम लोग वहाँ पे गए थे रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए, तो उन्होंने हम सब लोगों को दावत दी थी घर पे। वहाँ पर उन्होंने एक वाक्य हमें सुनाया था कि एक समय ऐसा था हैदराबाद रणजी ट्रॉफी टीम के लिए, जब एमएल जयसिम्हा, मंसूर अली खान पटौडी, आबिद अली, अब्बास अली बेग, ये 4 या 5 खिलाड़ी एक साथ खेलते थे। तो आपको याद होगा राज, तुमको भी याद होगा, सिकंदराबाद जिमखाना का जो ग्राउंड था जहाँ पर उस समय रणजी ट्रॉफी के मैचेस हुआ करते थे, तो ये सभी जब हैदराबाद की टीम जाती थी, उतरती थी फील्डिंग करने के लिए, तो ये सभी जो 4-5 जो प्लेयर्स हैं, सबके स्टाइल एक ही तरह के थे। और वो सिल्क शर्ट और ट्राउजर्स, वाइट ट्राउजर्स, क्रीम फ्लैनल्स, और वो वाली जो टोपी होती थी, और फिर गले में रुमाल, हाँ गले में रुमाल, और वो बटन यहाँ तक खुला हुआ। तो पूरी की पूरी हैदराबाद टीम ऐसे ही उतरती थी मैदान में फील्डिंग करने के लिए, और उसको देखने के लिए मतलब हजारों या लाखों में लोग मैदान में आते थे, सिर्फ वही मोमेंट को देखने के लिए। तो मुझे याद है कि वो जब एमएल जयसिम्हा बता रहे थे हमें ये स्टोरी भी, बड़ा ही अजीब सा लग रहा था कि वो ग्लैमर था उन खिलाड़ियों का, या फिर मंसूर अली खान का, या एमएल जयसिम्हा का, अब्बास अली बेग का, आबिद अली का, इतने महान प्लेयर्स जो रहे हैं। तो मुझे वो जो इंसिडेंट अभी तक याद है। मंसूर अली खान पटौडी के बारे में आपने पूछा मुझे राजीव, मुझे लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत कम उम्र में उनको कप्तान बना दिया गया था। और उसके पहले कई सारे टर्मोइल हुए थे भारतीय क्रिकेट में, और अचानक उनको कप्तानी सौंप दी गई थी। उसके ऊपर से उनकी एक आंख खराब थी, उसके बावजूद उन्होंने कप्तानी की। उन्होंने कई सारे जो डायमेंशंस हैं वो लेकर आए हुए भारतीय टीम में। स्पिनर्स जो 4 या 5 जो स्पिनर्स थे हमारे, जो स्पिन क्वार्टेट की बात की जाती है, उन्होंने उनके अंडर उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, ग्रूम हुए उनके अंडर। कई सारे जो युवा बल्लेबाज हैं उन्होंने उनके अंडर खेलना शुरू किया। तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ा है इंडियन क्रिकेट में एक कप्तान के रूप में। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो भी कप्तान आए हैं उन सबों ने हमारे जो फॉर्मर कैप्टन्स हैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया है। ये देखकर बहुत खुशी होती है इस समय जो स्थिति
भारत की बन गई है और कितने शानदार कप्तान इस समय भारत के पास हैं और कई सारे कंटेंडर्स जो है अभी भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है राजीव के हिंदुस्तान की कप्तानी करना बहुत ज्यादा कठिन है, हिंदुस्तान में कप्तानी करना मुझे लगता है आसान है। जी। राजकुमार सर, विराट से आपकी कभी बात हुई? क्योंकि इस केबीसी को आगे ले चलें, थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रोता हैं उनसे। विराट से कभी आपकी बात हुई? कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, उनकी दो दाढ़ी के 3-4 बाल भी सफेद हो गए इतनी कम एज में। क्या सिर्फ ये तीन चार कप्तानी का प्रेशर है? ये राजीव अभी नहीं, 4 साल 5 साल पहले वो 3-4 बाल सफेद हो गए थे, और तभी मैं उसे कहने लगा था, मैं कि ये क्या हुआ है? कहता सर ये कप्तानी का असर है। तो यस, बहुत हॉट सीट है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज्यादा अब मैं ये तो नहीं कहूंगा इंटरफेरेंस है, हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो जब आप कप्तानी कर रहे होते हैं भारतीय टीम की। तो एक ऐसा कंट्री है जिसमें एक रिलीजन की तरह देखा जाता है क्रिकेट को, और इतनी ज्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और सबको ये लगता है कि हमारा प्लेयर अच्छा है, हर स्टेट को ये लगता है, हर प्लेयर को ये लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, और उनकी कप्तानी करना, उसमें से 15 या 16 प्लेयर सेलेक्ट होने और उसमें से 11 खेलने, तो यस, काफी प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको वाकई बहुत अच्छा ब्रेन चाहिए, बहुत आप कूल रहने चाहिए आप, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं। और मैं कहूंगा भारतीय कप्तान एक ऐसी हॉट सीट है जिसपे कोई भी बैठेगा तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी, बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आप हर मैच जीतें, और भारत कोई भी मैच हारना नहीं चाहता, और सभी क्रिकेट देखते हैं, सबकी राय होती है, सब हमारे यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा उस पे कमेंट भी करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना। सवा भाई, अगर हम कप्तानी की बात करें और क्वालिटीज की बात करें, क्योंकि कुछ अच्छे कप्तानों के अंडर में आप भी खेले हैं, हमेशा कहते हैं ड्रेसिंग रूम में अगर बढ़िया कप्तान है और उसने अगर अपना एक कद बना रखा है, अपना एक मुकाम है, और अगर वो कप्तान ड्रेसिंग रूम में आता है और आप खड़े हो जाए अपनी कुर्सी छोड़ के, तो शायद वो उसकी सक्सेस होने की गारंटी थोड़ी बढ़ जाती है, उसका जो पीरियड होगा कप्तानी का वो थोड़ा बढ़ जाता है। आपको लगता है? मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी जब ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट अर्न करने लगता है, तब उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कप्तान। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है खिलाड़ी का एक प्लेयर से कप्तान के रूप में, वो बहुत आसान हो जाता है अगर उसने अपने अपने खेल के दम पर एज अ प्लेयर उसने सबकी इज्जत जीत ली हो, और सभी उनके जो कलीग्स हैं उनको लगने लगता है कि अब ये खिलाड़ी में सारे क्वालिटीज़ हैं, सारी वो एबिलिटीज़ हैं जो अब इंडियन टीम को लीड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और तभी आपके लिए बहुत आसान होता है कप्तानी करना। और भारत उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट है कि जितने सारे कप्तान हमारे पास हमें हमें जो मिले हैं, पिछले ज़माने की भी हम बात करें, उन सबों का प्रदर्शन एक प्लेयर के रूप में काफ़ी अच्छा था, और वहाँ से उनके जो प्रोग्रेस हुआ है कप्तान के रूप में, वो भी काफ़ी आसान रहा है। तो ज़्यादा डेलिब्रेशंस कभी भी कप्तान को चूज़ करने में हुई नहीं है भारतीय चयनकर्ताओं को। तो चाहे वो चयनकर्ता हो या फिर कॉमन मैन हो या फिर कोई फ़ैन हो, सबके लिए बहुत आसान रहा है ये डिसाइड करना है कि आने वाले समय में नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। तो हाँ, मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर आपके पास कलीग्स का रिस्पेक्ट है, तो आपको आसानी हो जाती है डिलीवर करना एक कप्तान के रूप में भी। जी, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं, खासतौर से राजकुमार सर, अगर हम 70s में चले जाएं, मैं देख रहा था अभी आंकड़े की 75 से लेके और 79-80 के बीच में कभी वेंकट राघवन कैप्टन बनते थे, कभी बिशन सिंह बेदी बन जाते थे, और वो ऐसा लग रहा था कि वो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा था कि बार बार कप्तान चेंज होना? और हिंदुस्तान के बारे में तो बड़ी मशहूर कहावत है कि आप बाहर गए और टेस्ट सीरीज हारे, तो आपको शायद संदेश मिल जाता था। उस समय मोबाइल तो थे नहीं, लेकिन उस कप्तान को पता चल जाता था कि हिंदुस्तान पहुंचते ही जो गाज है वो उन पे गिरने वाली है। तो ये दौर कब खत्म हुआ आपको लग रहा है? और ये होता क्यों था कि ये म्यूजिकल चेयर एक समय में इंडियन क्रिकेट में बहुत देखने को मिली? क्या ये जोनल सिस्टम की वजह से था या कोई और रीजन आप देख रहे हैं? जी, उसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो टीम भी बहुत स्टैब्लिश नहीं थी, बहुत ज्यादा मैचेस नहीं जीती थी भारतीय टीम, किसी भी सीरीज में एक मतलब अथॉरिटेटिव क्रिकेट नहीं खेलती थी, और इसीलिए देखा जाता था कि
क्या एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाया जाए जो स्टैब्लिश कर चुका हो अपने को, जैसे सबा ने अभी कहा, जो अर्न कर रहा हो, रिस्पेक्ट अर्न कर रहा हो अपने बाकी साथियों की। तो कहीं ना कहीं वेंकट राघवन को भी इसीलिए कि वो सीनियर प्लेयर थे और काफी इंटेलिजेंट कप्तान माने जाते थे, उनको 2 बार वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कराई गई। तो उसके बाद बिशन बेदी आए जो कि बहुत डोमिनेंट कैप्टन थे, उन्होंने काफी कुछ अच्छा करने की कोशिश की भारतीय क्रिकेट के लिए, काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए, इसीलिए लंबे समय तक उन्होंने भारत की कप्तानी भी की। और उस समय मुझे लगता है कि शायद सेलेक्टर्स भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे थे कि किसी भी कप्तान को स्टेब्लिश नहीं होने दे रहे थे। जैसे ही एक सीरीज या मैक्सिमम अगर कोई 2 सीरीज हारता था तो उसको चेंज कर दिया जाता था। और उसमें मैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहूंगा कि टीम भारत की बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी उस समय। कोई बहुत बड़ी सीरीज हम नहीं जीत रहे होते थे या कंसिस्टेंट क्रिकेट नहीं खेल रहे होते थे। तो इसीलिए बार बार, और एक जोनल सिस्टम जैसा आपने कहा वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है कि चेयरमैन कहाँ का है, पांचों सेलेक्टर्स कितने दावेदारी पेश करते हैं अपने जोन के प्लेयर के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा रोल होता था उस टाइम, सेलेक्टर कौन सा स्ट्रांग है, कौन बड़ा प्लेयर था, या कौन चेयरमैन है, सेक्रेटरी कहाँ का है, प्रेसिडेंट कहाँ का है। तो वो बहुत सारी चीजें उस समय कंट्रीब्यूट करती थी। बिल्कुल सबा भाई, जो बात राजकुमार सर कह रहे हैं उसको अगर थोड़ा आगे ले जाके मैं आपसे एक सवाल करूं कि एक्चुअली इंडियन क्रिकेट में ये कब देखा जाने लगा कि ये खिलाड़ी सीनियर नहीं होगा लेकिन कप्तानी के गुण है, उसको कप्तानी दी जाए। और सीनियरिटी के साथ साथ अगर आपने क्या कुछ अचीव किया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट था कि आप अपनी टीम को कैसे लीड करके आगे ले जाते हैं। ये कब से आपने देखा ये दौर शुरू हुआ जब सीनियरिटी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं, परफॉर्मेंस को नहीं, अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो कप्तानी उसको दी जाएगी? राजीव, ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है। जो राज ने कहा उससे मैं सहमत हूँ, पर मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक आंसर है वो क्योंकि वो एक जमाना ऐसा था जब एक कप्तान जहां भी अपने आप को असर्ट करना शुरू करता था, और असर्ट करने का मतलब है जब भी वो अपने प्लेयर्स के बारे में बात करने लगता था, प्लेयर्स के राइट्स के बारे में बात करने लगता था, प्लेयर्स को और फैसिलिटी बढ़ाने के लिए बात करने लगता था, तो उसको माना जाता था कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया, इसको हटा दिया जाए। तो नया कप्तान आ जाता था, फिर उस जो नया कप्तान आता तो उसको ये लगता था कि भाई मेरे पहले वाला जो कप्तान हटाया गया है वो किन कारणों से हटाया गया, तो ये जो कप्तान रहता था, नया वाला कप्तान, वो चुपचाप अपना काम करता था तो उसको एक्सटेंशन मिलता था। तो जैसे ही वो कप्तान फिर ज्यादा जोर देने लगता था कि भाई मुझे इस प्रकार की टीम चाहिए, मुझे टीम जितानी है, मुझे पेस बॉलर चाहिए, मुझे ये प्लेयर चाहिए, तो उसको हटा दिया जाता था। तो उस समय मुझे लगता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना एक बहुत 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 डिसएडवांटेज था भारतीय कप्तान के लिए। अब धीरे धीरे जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और आपने सही कहा कि ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है। जब ये माना जाने लगा कि एक तो आप जब कप्तान बना रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप बनाएं। दूसरी बात है आप ऐसा कप्तान बनाएं जो सबसे पहले अपनी जगह पक्की कर रहा है स्क्वाड में, उसके ऊपर कोई डेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, और ऐसा कप्तान होना चाहिए जो टीम को लीड कर सके, जो युवाओं के साथ भी खेल सके, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं उनको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़े। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट बनने लगा है एक इंडियन कप्तान का, तब से आपने देखा होगा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन भी काफी अच्छा होने लगा है। उसके साथ साथ राज ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर आपको आपके पास स्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट है तो अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सौरव गांगुली एक बेहतरीन उदाहरण है, उसके पहले अजहरुद्दीन भी बहुत शानदार उदाहरण है, और फिर उसके बाद चाहे वो अनिल कुंबले हो, MS धोनी हो, विराट कोहली हो, इन सबों को BCCI का जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ऑफिस बेयरर्स है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। तो आप जो भी फैसिलिटीज चाहते हैं अपनी टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए, वो आपको दी जाती हैं। और मुझे लगता है इन कारणों से ही जो दबदबा है कप्तान को बढ़ता जा रहा है, और परफॉर्मेंस जो है भारतीय टीम का वो काफी अच्छा होता जा रहा है। तो पहले के जमाने में इस प्रकार की बातें नहीं होती थी राजीव। तो राजकुमार लेकिन सर, यहाँ पे राजीव, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये ऐसा मुझे लगता है कि मंसूर अली खान पटौदी को जब कप्तानी दी गई थी तब शायद एक विजन था सेलेक्टर्स का कि एक यंगस्टर को कप्तानी दी गई है। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया बड़ा था कि वो इंग्लैंड से पढ़ के आ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, नवाब हैं, एक लेगेसी को वो कैरी कर रहे थे। लेकिन तब एक विजन था चयनकर्ताओं का कि एक यंगस्टर को कप्तानी दी जाए। और सेम चीज रिपीट हुई जब MS धोनी को कप्तान बनाया गया, क्योंकि MS धोनी उस टाइम एक न्यू कमर ही थे भारतीय टीम में, उनसे बहुत बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे थे, लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं ने MS धोनी को कप्तान बनाया था। तो वो एक विजन था कि ये एक कप्तान ऐसा है जो कप्तानी कर सकता है
प्लेयर इतना बड़ा नहीं था उस टाइम MS धोनी की उनको कप्तानी दी जाती अपने कद के हिसाब से, लेकिन क्योंकि उनकी क्वालिटीज देखी गई थी कि वो मैनेज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये 2 इंसिडेंट्स भारतीय क्रिकेट में ऐसे हुए हैं जब एक यंगस्टर को उसकी लीडरशिप एबिलिटी पे कप्तानी दी गई। एक बात और है राजीव, आपको याद होगा वो पाकिस्तान का दौरा, जब श्रीकांत कप्तान थे, वहां पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। वो वापस आए, वहां पर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी प्लेयर्स एसोसिएशन द्वारा, जब इतने सारे जो मेन हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने बात करना शुरू कर दिया था BCCI के विरोध कि हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, हमारी प्रोफेशनल फीस बढ़नी चाहिए। अचानक श्रीकांत को बाहर कर दिया गया और कप्तान कौन बना? अजहरुद्दीन। उस समय फॉर्मर राज भाई आई थिंक प्रेसिडेंट थे या सेक्रेटरी थे BCCI के, उनको ये लगने लगा, या फिर BCCI को ये लगने लगा कि ये सारे प्लेयर्स को अब हटाना होगा, ये बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हमें एक युवा प्लेयर चाहिए। उस समय जब अजहरुद्दीन कप्तान बनाए गए थे, उस समय भारतीय टीम में कई सारे सीनियर खिलाड़ी थे। मुझे याद है कि रवि शास्त्री भी थे, नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, और भी कई खिलाड़ी थे जो अजहरुद्दीन से सीनियर थे। पर पता नहीं क्या सोचकर राज भाई ने अजहरुद्दीन को कप्तानी सौंप दी गई। तो वो एक जमाना था जब जैसे कि मैंने फिर से वही मैं बात दोहरा रहा हूँ कि अगर आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट कुछ बात कर दी तो ये सही नहीं है भारतीय टीम के लिए, इसको हटा दिया जाए, चाहे उस कप्तान में कितनी भी एबिलिटीज क्यों ना हो। बिल्कुल, और एबिलिटीज के साथ साथ राजकुमार सर, ये भी आगे देखा जाने लगा हिंदुस्तान के क्रिकेट में। ये KBC का अगला पड़ाव है हमारा, जहाँ पे कि कप्तान का अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, और उस अचीवमेंट की वजह से उस कप्तान को पहचाने जाने लगा। और शायद 1983 बेस्ट एग्जांपल है। कपिल पाजी इसलिए बहुत लेजेंड वो ऑलराउंडर थे, लेजेंड क्रिकेटर है, लेकिन हमेशा उनकी पहचान जुड़ गई 1983 वर्ल्ड कप से। क्या ये एक चीज शुरू हुई हिंदुस्तान के क्रिकेट में, कप्तानों को इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुई 1983 के बाद? देखिए 1983 ने भारतीय क्रिकेट को बहुत चेंज किया है राजीव, और बहुत बड़ा श्रेय मैं कहूंगा कपिल पाजी और उनकी टीम को रहा है। और भारत एक अंडरडॉग्स की तरह उस टूर्नामेंट में गया था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उससे पहले जो भारत का रिकॉर्ड था वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब था, सिर्फ हम एक मैच जीते हुए थे, वो भी ईस्ट अफ्रीका के अगेंस्ट। तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भारत इतना बड़ा अचीवमेंट कर लेगा, और वो जीत ने कपिल पाजी का कद इतना बड़ा बना दिया कि आज तक भी कपिल पाजी को बेस्ट माना जाता है कि उन्होंने रेवोल्यूशन लाए वो भारतीय क्रिकेट में। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि वो जीत भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी जीत थी, और उसमें कपिल पाजी का बहुत बड़ा रोल था। तो वहीं से शायद कप्तानी का एक मुकाम जिसे कहते हैं ना, उन्होंने वो पाया कि ऐसा कप्तान होना चाहिए जो इतना बड़ा टूर्नामेंट जिता सके। और उसके बाद जरूर उनके रिकॉर्ड्स देखे जाने लगे कप्तानों के कि कौन कितना सक्सेसफुल कैप्टन है, कौन ओवरसीज कितना जीत रहा है या डोमेस्टिक में कितनी सीरीज जीत रहा है। और मुझे लगता है कि शायद 90s के बाद से, तभी अगर आप इंडिया में विकेट्स देखें जब अनिल कुंबले हरभजन खेल रहे थे या बाद में ये अश्विन और जडेजा आए, तो हम लोग कभी सीरीज इंडिया में नहीं हारते थे, भले ही हम कैसे भी विकेट्स पे मैच खेलते थे। तो वो कप्तान का एक रोल हो गया कि हमें सीरीज नहीं हारनी है, और तो वो एक पर्सनल माइलस्टोन्स भी होने लगे कि कितना अचीव किया है किस कप्तान ने। तो वो तब से एक मापदंड बना लिया गया कि कौन कितना सफल कप्तान है। सभा भाई, KBC में अगला जो पड़ाव है हमारा वो ये है कि कप्तान का जो ऑरा है वो कितना बड़ा होने लगा हिंदुस्तान के क्रिकेट में। और क्योंकि आप दो बड़े कप्तानों के साथ खेले हैं, सौरव गांगुली और अजहरुद्दीन, ये ऑरा आपने कैसे महसूस किया एक क्रिकेटर के लिए जब कप्तान का ऑरा इतना बड़ा होने लगा हिंदुस्तान में? ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ माहौल होने तब लगा था? कैसे आप लोग उस पर्टिकुलर कैप्टन के साथ काम करते थे? क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए बदला जब कप्तानों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई हिंदुस्तान के क्रिकेट में? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट का राजीव। अगर जो खिलाड़ी है, प्लेयर्स जो आपकी टीम में है, वो जब कप्तान को ट्रस्ट करने लगते हैं, तब आपको जो इन्वायरमेंट होता है ड्रेसिंग रूम का, वो काफ़ी अच्छा होने लगता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब प्लेयर को लगने लगता है कि कप्तान वो अपनी टीम बना रहा है, उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट है, उसका माइंडसेट है कि मुझे इस तरह की टीम चाहिए, तभी मैं होम सीरीज भी जीत सकता हूँ, तभी मैं बाहर जाकर भी मैचेस जीत सकता हूँ, मुझे इस तरह के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होगी मैच जीतने के लिए। जब इस तरह की प्लानिंग कप्तान शुरू कर देता है, तब प्लेयर्स को लगने लगता है कि अब मैं इस प्लानिंग का मैं एक हिस्सा हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जब से कप्तान को उस तरह की प्लानिंग में असिस्टेंस मिलने लगता है चयनकर्ताओं का, BCCI का,
तब मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट और भी अच्छा होने लगता है। कि अंत में कप्तानी है जो अपने प्लेयर्स के साथ टीम को मैदान में उतारता है, टीम को जिताने का, टीम से अच्छा प्रदर्शन करवाने का, ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी होती है वो कप्तान के कंधों पर होती है। मुझे लगता है कि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे, चाहे वो सौरव गांगुली, उन्होंने टीम बिल्ड की, उनको कहना बड़ा आसान है कि सौरव गांगुली ने टीम बिल्ड की, पर टीम को बिल्ड करने में सपोर्ट किसने किया? चयनकर्ताओं ने किया, बीसीसीआई ने किया। उनको वो स्पेस दिया गया कि भाई आप 1-2 मैचेस हार भी जाते हैं, 1-2 सीरीज आप जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, तब भी आपने जो प्लेयर्स पर भरोसा दिखाया है उनको हम और ज्यादा मौका देंगे। तो जो उनके साथ जो प्लेयर्स जो डेवलप हो रहे, उनको लगने लगता है कि यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तब भी मेरा नाम आ रहा है, मुझे और भी अच्छा करना पड़ेगा अपने कप्तान के लिए, क्योंकि कप्तान मुझ में भरोसा दिखा रहा है, उसको यकीन है कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज हैं, वो टैलेंट है, तो अब मुझे भी कुछ ना कुछ अपने कप्तान के लिए, अपने देश के लिए करना होगा। तो मुझे लगता है ये जो स्पेल होता है वो बहुत ही एनलाइटनिंग होता है और कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है प्लेयर के लिए। सबा भाई, क्योंकि कप्तान के बारे में आपने इतना कुछ बता दिया, इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली के बाद, तो सुबह के ब्रेकफास्ट टेबल पे कप्तान के बगल में बैठने की भी होड़ काफी लगी रहती होगी, क्योंकि अंत में अगर कप्तान टीम को चला रहा है, और हिंदुस्तान की क्रिकेट में ये एक बड़ा बदलाव हमने देखा। ब्रेकफास्ट टेबल पे कौन कप्तान के बगल में सबसे ज्यादा बैठना पसंद करता था उस समय? देखिए राजीव, कप्तान बड़ा वही है जो सबसे ज्यादा ध्यान उस प्लेयर को दे जो ब्रेकफास्ट टेबल को सबसे दूर बैठा हो। जो नजदीक बैठने वाले हैं, इसका मतलब वही है कि उनको उनको खेल से कम बस कप्तान के साथ साथ घूमने में ज्यादा मजा आता है। उनको लगता है कि टीम में रहने के लिए अगर मैं कप्तान के साथ जुड़ गया हूँ ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज में, तभी मेरी जगह बनेगी। तो कप्तान वही सबसे बुद्धिमान होता है जिसको वो एबिलिटी होनी चाहिए पहचानने की कि इन जो 15 या 20 जो प्लेयर्स हैं, इनमें मेरे लिए मैच विनर कौन है। और ये बहुत बहुत बड़ा काम होता है कप्तान का। मैंने राजकुमार सर ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने कई सीरीज कवर की है जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, और कई ऐसे खिलाड़ी मैंने देखे जो महेंद्र सिंह धोनी के बिल्कुल बगल में बैठना चाहते थे, और अक्सर ढूंढते थे कि धोनी कहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर अगर आप टीम होटल में रुके हैं तो ब्रेकफास्ट पे कम से कम आप एक दूसरे से रूबरू हो सकते थे। और मैं बड़ा ऑब्जर्व करता था, और ये एक चीज मैंने ऑब्जर्व की थी कि कौन सा खिलाड़ी जो है बैठना पसंद करता है, और वो बिना नाम लिए राजीव, यहाँ पे एक बात है कि आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि विराट कोहली कभी भी एम एस धोनी के बगल में नहीं बैठते थे। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे। नहीं, और विराट कोहली ऐसे प्लेयरों को तब से ही पहचान गए थे, और मेरी बहुत सारी रिकमेंडेशन के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे चापलूस प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे प्लेयर वो चाहिए जो मैच देता है, जो मतलब होटल में मेरी चापलूसी करे, मुझे वो प्लेयर नहीं चाहिए। मुझे नहीं, तो राजकुमार सर, इसका दूसरा एंगल भी है ना कि वो महेंद्र सिंह धोनी का आदमी है, इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है। देखिए, सभी जानते हैं कि एक सक्सेसफुल कैप्टन वो है राजीव, जो कि बायस ना हो, बिल्कुल ये आपने जोन के प्लेयर्स ना देखे, क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर स्टेट के प्लेयर्स अपने स्टेट के प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करते थे, तो एक लॉबिंग होती थी जहां पे चयनकर्ता भी शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि कप्तान कहता था नहीं, मुझे ये प्लेयर चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा राजकुमार सर, विराट भी इनिशियली कप्तानी में लॉबी में फंसे हैं, मुझे इंसिडेंट याद है। अब वो मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, वो सभा भाई शायद सिलेक्टर थे उस समय, उनको भी याद होगा, जब श्रीलंका में 2-2 स्पिनर खेले एक साथ, और जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मैं मानता हूं कि आदमी धीरे धीरे सीखता है, और शायद विराट का वो इनिशियल पीरियड था, और वो जिन को आइडलाइज करता था या जिन प्लेयर्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया था इनिशियल टाइम में, तो वो पे बैक तो मैं नहीं कहूंगा कि कर रहा था, लेकिन हाँ, एक वो रिस्पेक्ट होती है उस प्लेयर की कि ये जब मैं इनिशियल पार्ट में आया था तो ये बहुत बड़े प्लेयर थे, और मैं शायद उनको नहीं ड्रॉप कर पाऊंगा। तो वो एक पीरियड होता है, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि नई टीम के लिए क्या अच्छा है, या मुझे जो बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो मुझे लेने हैं, और वो उन्होंने लिए भी। और विराट का ट्रस्ट का जो टीम में वो एक रीजन है, वो यही है कि वो बिल्कुल बायस नहीं है। अगर आप देखें, वो हमेशा एक सबसे जो यंगस्टर होता है टीम में उसके साथ होता है, उसके साथ मजाक कर रहा होता है, उसको फ्रीडम दे रहा होता है, उसको कंफर्टेबल बना रहा होता है वो ड्रेसिंग रूम में। और यही रीजन है कि कभी भी विराट कोहली को कोई ऐसे रिस्पेक्ट नहीं देता है, सब उससे मजाक कर रहे होते हैं, विराट बोल रहे होते हैं, या कोई भैया नहीं बोलता उसको, और ना ही वो चाहता है कि कोई मुझे इस तरह की इज्जत दे कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, या वो एक आम प्लेयर की तरह रहना चाहता है, उनके साथ डांस करता है, उनके साथ गाने गाता है। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर उसने बिल्ड किया है इस टीम में कि
जो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, सब प्लेयर एक दूसरे की सक्सेस के लिए खुश होते हैं और सभी जीतने के लिए खेलते हैं। तो क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा कप्तान बायस नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को नहीं सपोर्ट करेगा। और राजीव, जब आपको भरोसा हो कि आप टीम के लिए खेल रहे हैं, कप्तान का एक दायित्व होता है कि वो कहे कि अगर आप टीम के लिए खेलते हुए आप बड़ा शॉट मारते हुए भी आउट हो गए तो मैं आपको बैक करूंगा, मैं आपको ड्रॉप नहीं होने दूंगा। तो फिर वो प्लेयर आपको जिताने के लिए खेलता है। फिर वो 20-25 नॉट आउट नहीं करने जाता, वो भले ही 8 बॉलों पे 20 रन बना के आउट हो जाए, तो कप्तान का रोल होता है कि उसको बैक करना सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में। वहां शायद विराट काफी स्ट्रांग है और वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है अपने मैच विनर्स को। सभा भाई, बदलते समय के साथ और इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कप्तानों का रोल आगे बहुत बड़ा होता चला गया। उन कप्तानों के बड़े रोल के साथ साथ आपको लग रहा है सिलेक्शन में भी उनका उतना ही प्रेशर होने लगा, क्योंकि आप सिलेक्टर थे, आपसे भी कभी डिमांड होती होगी कि ये सर्टेन खिलाड़ी हमें चाहिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट क्या ये कप्तान इस तरह के प्रेशर क्रिएट करने में सक्षम होने लगे क्योंकि उनका ऑरा बहुत बड़ा हो गया था? मेरे अनुभव में तो ऐसा देखने को मिला नहीं राजीव। जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि अंत में चयनकर्ताओं को इस बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो सोच है वो कप्तान की सोच के साथ मेल होना चाहिए। अब कई बार ऐसा हुआ है कि और ये सब हम सब लोग जानते हैं कि कप्तान जो है भारतीय टीम का, उसको डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के बारे में उतनी जानकारी होती नहीं है। ये जी। तो अच्छा है कि आईपीएल होने लगा है, तो अब जो इंडियन कैप्टन्स है वो भी अब खेलने लगे हैं। उनको भी, उनकी भी नज़र जो अब पैनी हो गई है, वो भी अब नज़र रखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर। और उसके पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, कौन-सा खिलाड़ी कैसा कर रहा है, उसके बारे में जानकारी थी नहीं। पर धीरे-धीरे जो परिवर्तन आया वो सही है। अब एक इंडिया ए का सिस्टम शुरू हुआ है। जी। वहाँ से जो चयनकर्ता हैं वो प्लेयर्स को देखते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं कन्विंस करने के लिए कप्तान को। और अब जो भारतीय टीम का जो कप्तान है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। उसको ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप चयनकर्ताओं के सोच पे भी, उनके जो आइडेंटिफिकेशन होता है टैलेंट का, उसके पर भी भरोसा किया जाए। जी। तभी आप ऐसे प्लेयर्स को आप अपने टीम में ला सकते हैं। क्योंकि पहले ये एक मिसनॉर्मर था राजीव के, अरे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रन बना रहा है, जो विकेट ले रहा है, उसकी जगह भारतीय टीम में नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं है। ये जो सोच है वो अब खत्म सी हो गई है। अब हर एक भारतीय कप्तान को ये लगने लगा है कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। जी। वहां पर कम से कम अगर 1 या 2 सीजन में कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जगह पहले बनती है इंडिया ए टीम में, और इंडिया ए में जो परफॉर्म कर रहा है विदेशी टीमों के खिलाफ, उसकी जगह बनती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है भारतीय भारतीय कप्तान के सोच में भी। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर हम बहुत पीछे जाएं, मुझे याद है अजहरुद्दीन कप्तान थे वेस्ट इंडीज दौरे पे, नोएल डेविड को एक पेस बॉलर की जगह भेज दिया गया था, वो स्पिन करते थे और अजहर को पता भी नहीं था। वो कहानी बड़ी ज्यादा मीडिया में आई भी थी। और जो सभा भाई कह रहे हैं, मैं उसी को आगे लेके जा रहा हूँ कि पेस बॉलर की जगह एक ऑफ स्पिनर को ले जाना, वो समझ आता, चलिए कप्तान ने डिमांड की होगी, लेकिन कप्तान को यही नहीं पता कि वो करते क्या है। तो ये भी एक अपने आप में एक ऐसी घटना थी जो शायद उसके बाद से कप्तानों का रोल इसलिए भी बढ़ गया क्यों, ताकि खिलाड़ी के बारे में जिसके कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी वो ले सके। बिल्कुल राजीव, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऐसे नोएल डेविड को भेज दिया गया था। कई बार ऐसा हुआ कि मुंबई के विकेट कीपर जो शायद खेल भी नहीं रहे थे, वो आके दोबारा आके उन्होंने इंडियन टीम में कमबैक कर लिया। या इंग्लैंड में अगर आपको याद हो कि भारतीय टीम में मनोज प्रभाकर थे और मदन लाल टीम में नहीं थे, लेकिन मदन लाल लीग खेल रहे थे तो उनको बुला के टेस्ट मैच खिला दिया गया था और मनोज टीम में रहते हुए बाहर हो गए थे। तो कई बार एक कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं, मुझे ये पर्टिकुलर प्लेयर चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है उनको कि मैं उस प्लेयर को मैंने देखा हुआ है और वो मुझे मैच जिता सकता है। और यहाँ पर कई बार डोमिनेंस सेलेक्टर्स की हो जाती है, तो सेलेक्टर अपनी मर्जी से प्लेयर भेज देते हैं और फिर बाद में कप्तान रिटेलिएट करता है कि नहीं, मुझे ये प्लेयर नहीं, मुझे दूसरा प्लेयर चाहिए था। तो एक ये जो सभा ने कहा कि दोनों में एक सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, सेलेक्टर्स में और कप्तान में एक एक ही पेज पे उनकी थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है कि आप किस तरह की टीम बिल्ड करना चाहते हैं। क्या आप कौन से एक पर्टिकुलर प्लेयर नहीं, आप अगर जैसे मैं दिल्ली का कैप्टन था तो दिल्ली का सेलेक्टर था, तो कई बार वो होता था कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, पर्टिकुलर कप्तान ये कहता था कि मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए, तो मैं उसे कहता था कि आप बताइए, आपको लेग स्पिनर चाहिए तो आप ये बोलिए कि मुझे एक लेग स्पिनर अच्छा चाहिए, ये नहीं कि मुझे ये पर्टिकुलर प्लेयर चाहिए। तो वहां पे आप बायस। राजकुमार सर, कहानी तो ये है कि आपसे प्लेयर मांगेंगे तो आपने कप्तानी हटा दिया, बोले हम प्लेयर तो नहीं देंगे, कप्तान बदल कप्तान देते हैं।
पक्का यही हुआ है। नहीं, कप्तान छोड़ कर चले गए, मैं बता रहा हूँ। राजीव, ये राजकुमार जी का दूसरा नाम हिटलर भी है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप एज ए कैप्टन आप बिल्कुल डिमांड कीजिए कि भाई मुझे टीम में एक अच्छा लेग स्पिनर चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये पर्टिकुलर ये प्लेयर चाहिए। तो वहां पे आपको कन्विंस करना होगा कि क्या उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि वो डिजर्व करता है टीम में। जस्ट इसलिए कि वो आपके क्लब से खेल रहा है तो आप चाहते हो कि वो टीम में आए, तो वो गलत है। तो विराट भी तो यही कर रहे थे चहल के साथ एक समय, राजकुमार जी, कि चहल चाहिए उनको, सीधे बोलते हैं वो तो। देखिए, चहल ने परफॉर्म किया था राजीव, इसलिए वो उसको बैक कर रहे थे। और चहल उनके चाचा का लड़का भी नहीं है, ना दिल्ली से खेलता है या उनका रिश्तेदार है। पर राजीव, राजकुमार, सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया जिसके वजह से मुझे लगता है कि भारतीय टीम की कप्तानी करना या फिर प्लेयर्स को चुनना वो आसान हो गया है, वो ये है कि चयनकर्ताओं को जो कि चूंकि हर एक चयनकर्ता जो अपने अपने जोन से आते हैं, अभी भी वही हो रहा है अपन। पर ये चयनकर्ताओं को और बीसीसीआई को समझने में बहुत देर लगी कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ दिल्ली, मुंबई या फिर कर्नाटका या तमिलनाडु में सीमित नहीं है। क्रिकेट जो है वो हर एक प्रदेश में हो रहा है और हर एक प्रदेश से खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन सभी खिलाड़ियों को एक प्रकार का प्लेटफॉर्म दिया जाए उनके टैलेंट को देखने के लिए, उनको परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, और वहां से हमें टीम बनानी होगी। तो जब से ये जोनल सिस्टम का जो दबदबा है वो खत्म हुआ है, या फिर जो बिग स्टेट्स का दबदबा जो खत्म हुआ है, तब से अगर हम देखेंगे तो निरंतर जो है वो भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा रहने लगा है। और भारतीय टीम को जो कप्तान बना है उसकी भी सोच बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसका भी दिमाग बहुत ज्यादा खुल सा गया है। उसको भी मालूम है कि अब दिल्ली का ही प्लेयर ये जरूरी नहीं है कि वही सबसे अच्छा है। अरे भाई, केरला का भी जो प्लेयर है वो भी अच्छा कर रहा है, जो उत्तराखंड का प्लेयर है वो भी अच्छा कर रहा है, जो बंगाल का प्लेयर है वो भी अच्छा कर रहा है। तो मुझे अपनी टीम बनानी है। अंत में मेरा कर्तव्य क्या है कि मुझे अपने देश के लिए मैचेस जीतने हैं, और इस मैच को जिताने में कौन कौन से मैच विनर्स हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे प्लेयर्स चाहिए टीम में, ना कि जो मेरे क्लब को बिलोंग करते हैं या फिर राजकुमार जी की टीम को बिलोंग करते हैं। मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए जो देश भर में सबसे अच्छा है, उसी को मैं खिलाऊंगा। राजकुमार सर, अब केबीसी में यानी कौन बनेगा कप्तान के सबसे अहम पड़ाव पे आ गए, और ये आखिरी पड़ाव है आज की चर्चा का, कि हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए विराट कोहली बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में वो कप्तान है, और जिस तरह से भारतीय टीम को आगे लेके गए हैं पिछले कुछ सालों में, अभी 2-3 साल वो और कप्तानी करेंगे। लेकिन हमने इंडियन क्रिकेट की एक लेगेसी देखी है, खासतौर से अजहरुद्दीन के बाद से, कि हम कप्तान देखना शुरू कर देते हैं कि आगे फ्यूचर में कौन है जिसको हम तैयार करते रहें, या सेलेक्टर्स के जहन में या बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के जहन में रहता है कि ये खिलाड़ी जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है। अभी विराट कम से कम 4 साल कप्तानी और कर सकते हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं, जब तक वो खुद ना छोड़ दें। खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है इस इंग्लैंड दौरे के बाद एक फॉर्मेट वो छोड़ें, थोड़ा जिस तरह का प्रेशर है उनके ऊपर। लेकिन क्या हिंदुस्तान की क्रिकेट 3 फॉर्मेट, 3 कप्तान के कल्चर को अडॉप्ट करने की स्थिति में, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल केबीसी में आज यही है राजकुमार सर, कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसमें पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप लगातार क्रिकेट देख रहे हैं, आप हम लोग के साथ चर्चा में भी रहते हैं। कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें लगता है कि हाँ, ये बैटन संभाल सकता है विराट का एज अ कैप्टन? देखिए राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल तक भारत को कोई और कप्तान बदलने की जरूरत है या कप्तान बदला जाएगा, क्योंकि विराट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंडर टीम बहुत अच्छा कर रही है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भारतीय टीम निरंतर शानदार प्रदर्शन कर रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। तो अगर उसके बाद फिर जरूरत होती है कि आप किसी प्लेयर को ग्रूम करें, जैसे विराट को ग्रूम किया गया MS धोनी के अंडर, उनको वाइस कैप्टन, काफी लंबे समय तक वो वाइस कैप्टन रहे और काफी कुछ सीखा उन्होंने MS से। आज भी वो कहते हैं मैं सीखता हूँ MS से। तो अब अगर आप फ्यूचर की तरफ देखें और एक ऐसा प्लेयर देखें जो कि लगता है कि आपको आने वाले 7-8 साल भारतीय क्रिकेट के लिए खेलेगा, उसमें इतना पोटेंशियल है, इतना अच्छा टेम्परामेंट है, इतनी अच्छी टेक्निक है, तो मेरा मानना है कि आपको 1-2 प्लेयरों को आइडेंटिफाई करना होता है। वो तो और आप करके बताइए ना राजकुमार सर। यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर आप किसी यंगस्टर को बैक करें, तो बेस्ट बैट मुझे जो इस समय लग रही है भारतीय टीम में परफॉर्मेंस और टेक्निक और टेम्परामेंट के हिसाब से, तो मुझे वो प्लेयर KL राहुल लगते हैं कि जो आने वाले समय में बैटन संभाल सकते हैं विराट कोहली से। सबा भाई? हाँ, मैं समझ रहा हूँ राजकुमार जी क्या कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि अब हाई प्रेशर जॉब है ये राजीव, क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने लगी है। अब आज ही जो न्यूज़ आई है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो अब उसका अगला दौर शुरू हो जाएगा।
और एक कप्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना और लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप आसान नहीं होने वाला है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी बात हो कि अगर हमें ग्रूम करना है किसी नए कप्तान को, तो वो उसको पहले वाइट बॉल क्रिकेट में ही ग्रूम किया जाए, और उसके बाद देखा जाए कि उसका परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में कैसा है, क्या उसकी जगह परमानेंट है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस खिलाड़ी का भी के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, क्या उसकी जगह तीनों फॉर्मेट में है कि नहीं, खास करके तो टेस्ट क्रिकेट में उसकी जगह बनती है कि सबा नहीं। भाई, मतलब आपकी बात से एक तो पहला निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन का कल्चर हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। नहीं, मुझे लगता है कि दो कप्तान का कल्चर जरूर आ सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि हाई प्रेशर जॉब है, तीनों फॉर्मेट में, तीनों वर्ल्ड चैंपियनशिप में कप्तानी करना उतना आसान नहीं होता है राजीव। इसीलिए मुझे लगा कि अब ये भी इसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। केएल राहुल मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। जिस तरह से हमने देखा है, उनका जो गेम है वो मल्टी फॉर्मेट को सूट करता है। उनकी जगह अभी भी कभी अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं, पर एक बार ये एहसास होने लगेगा कि उनको हर एक फॉर्मेट में कंट्रीब्यूट करना है, तो मुझे लगता है कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा है केएल राहुल। उसके साथ साथ ऋषभ पंत एक शानदार प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में इस समय उनकी जगह पक्की हो रही है। पर अभी भी मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ करना है ऋषभ पंत को। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चयनकर्ताओं को, बीसीसीआई को सोचना होगा कि कैसे, कौन से यंग प्लेयर हैं जिनको हम लोग ग्रूम करना शुरू कर दें। कि अभी जो वाइस कप्तानी जो कर रहे हैं भारतीय टीम के, चाहे वो टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे हो या फिर रोहित शर्मा हो, उनकी शेल्फ लाइफ अब ज्यादा बची नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल करियर को मैं देख रहा हूँ तो। और आपको एक यंगस्टर के बारे में डिसाइड करना होगा। सबा भाई, एक सवाल और चलते चलते जहन में आ रहा है, और वो ये है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट में कभी कोई गेंदबाज कप्तान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा है? क्या रीजन आप देखते हैं? ज्यादातर बल्लेबाज ही कप्तान सक्सेसफुल रहे हैं, या तो विकेट कीपिंग बैट्समैन की बात कर ले तो एमएस धोनी? मुझे लगता है कि भारत में क्यों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कम बॉलर्स हैं रीजन क्या है इसका जिन्होंने पीछे? कप्तानी क्या में। रीजन आप देखते हैं? मुझे लगता है कि कहना बहुत कठिन है राजीव, पर मुझे ये लगता है कि जो अप्रोच होता है एक बॉलर का बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड होता है। उसका ध्यान हमेशा रहता है कि मुझे विकेट्स लेनी है, अपने गेम पर ध्यान देना है। तो वो जो ओवरऑल आउटलुक होता है एक बल्लेबाज का, उस प्रकार का आउटलुक में भी मुझे लगता है कि एक गेंदबाज के अंदर नहीं आ पाता है। और कप्तान के पास समय होता है, जब वो फील्डिंग कर रहा होता है तब उसका समय होता है बहुत कुछ सोचने का। एक बॉलर के अंदर उतना समय उसको मिलता नहीं है, जब उसको या तो बॉलिंग करनी है या फिर उसको प्लान करना होता है कि मुझे विकेट किस तरह से लेना है। मुझे लगता है इसी वजह से कम भारत में उस तरह के कप्तान देखने को मिले नहीं है, सिवाय कपिल पाजी को छोड़कर। राजकुमार सर, तो सीधा हमारे और आपके ऊपर इल्जाम है कि एक तो हम लोग अपनी गेंदबाजी ज्यादा सोचते हैं, और दूसरा मुझे लग रहा है क्रिकेटिंग सेंस भी नहीं है हमारे पास, ऐसा लग रहा है। एक अंतर है स्पिनर में और पेस बॉलर में। मुझे लगता नहीं, है स्पिनर के चांसेस तब भी हैं। स्पिनर्स के चांसेस तो काफी हैं, क्योंकि अगर आप देखें बिशन पाजी एक सक्सेसफुल कैप्टन थे, वेंकट राघवन ने काफी लंबे समय तक भारत के लिए कप्तानी की है। तो मॉडर्न क्रिकेट में राजकुमार सर, डैनियल विटोरी ने बहुत अच्छी कप्तानी की न्यूजीलैंड के लिए, बहुत समय तक कप्तानी की उन्होंने। बिल्कुल। तो स्पिनर्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं राजीव। फास्ट बॉलर्स के लिए भारत में एक कहावत है कि उनकी अकल कहाँ होती है। नथिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलर। अनिल कुंबले राज। हाँ, अनिल कुंबले वाज अ वेरी गुड कैप्टन। तो इस तरह काफी सक्सेसफुल कैप्टन हुए हैं स्पिनर्स, और स्पिनर्स कैन बी गुड कैप्टन्स। लेकिन हाँ, कैन बी अ गुड चॉइस एट दिस हाँ, हाँ, अभी बिल्कुल। और अश्विन अच्छे थिंकिंग क्रिकेटर हैं। वो कई बार थोड़ा ज्यादा सोचते हैं वो, लेकिन ऐसा ना सबा भाई आप उनको कप्तान बनाए, कुछ और ही डिमांड कर दें वो सिलेक्टर से भी और फिर आईसीसी से भी कि नियम बदलें आप पहले। हाँ, पहले तो रूल चेंज हो जाएगा। नहीं तो नहीं तो हमारी टीम ट्रैवल नहीं करेगी। लेकिन राजकुमार सर, चलते चलते जैसे कि के राहुल आप दोनों ने सजेस्ट किया, एक कोई और नाम जिसपे आपको लग रहा है कि वो तीनों फॉर्मेट खेलेगा, और अगर हम तीनों फॉर्मेट के थ्योरी पे जाए तो? मुझे लगता है कि दूसरा नाम जैसे सभा ने भी लिया था, ऋषभ पंत एक कैन बी ए गुड चॉइस, लेकिन अभी बहुत समय है उन्हें, अभी ग्रूम होना है थोड़ा। अभी वो जैसे कहते हैं ना, चाइल्डिश है अभी, थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी उन्हें थोड़ा प्रेशर भी लेना होगा अभी। तो जब धीरे धीरे वो सीखेंगे, लेकिन वो एक अच्छी बैट है, वो एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है जो आने वाले समय में भारत को लंबे समय तक सर्व कर सकता है। सबा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ गया, जिस तरह से चाइल्डिश बात की, या आपकी इमेज एक ऐसी क्रिएट हो जाए कि आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं। युवराज सिंह एक और बड़ा एग्जांपल है
बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बट उनकी इमेज ऐसी क्रिएट हो गई कि उनको कभी कप्तानी नहीं दी गई, और वो उनके जहन में वो हमेशा रहा। ये इमेज भी अपने आप बचा के रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह ऋषभ आजकल सोशल मीडिया पे तमाम एक्टिविटीज करते हैं, उनके जहन में होगा कि ये जो चाइल्डिश वाली बात राजकुमार सर कह रहे हैं, वो ये सिर्फ इनकी सोच नहीं बल्कि कहीं से आती होंगी बहुत सी बातें जिससे होता है। क्या ये नुकसान पहुंचाती हैं ये चीजें, जब आप यंगस्टर हैं, आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान को लीड करेंगे, ये सारी चीजें बचानी चाहिए, आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि ये खुद ब खुद एक प्लेयर में आने लगती है जी। राजीव। मुझे विश्वास है कि ऋषभ पंत में भी वो परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिस तरह से अन्य कई सारे यंगस्टर्स में देखने को मिला है। अब आपने युवराज की बात की, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण था युवराज को कप्तान नहीं बनाने का, क्योंकि वो उनकी जगह परमानेंट बन नहीं रही थी टेस्ट क्रिकेट में। वो कभी अंदर आ रहे थे, कभी उनको बाहर जाना पड़ रहा था। इसी वजह से वहां पर चयनकर्ताओं ने, या फिर सचिन तेंदुलकर ने रिकमेंड किया था MS धोनी का नाम, क्योंकि उस समय लग रहा था कि ये खिलाड़ी है जो बहुत काम रहता है, इसको पता है प्लेयर्स को किस तरह से ट्रीट करना है, उसकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो एक प्लेयर के रूप में भी सामने आ जाते हैं, जिस प्रकार के आप एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ यहाँ पर अगर BCCI सोच रहा है, अभी तो नहीं, 2 साल 3 साल के बाद, तो बहुत अच्छा रहेगा कि विराट कोहली से आप वो जानना शुरू कर दें कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है यंगस्टर्स में जो आपको लगता है कि उसमें वो स्किल्स हैं, उस प्रकार के एडवाइस दे रहा है, सजेशंस दे रहा है, जो कि इफेक्टिव होता है। हमने जडेजा के बारे में बात नहीं की है राजीव। मैंने कभी देखा नहीं है जडेजा को कप्तानी करते हुए। मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बेट हो सकते हैं जडेजा भी। एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट में रेगुलरली खेल रहा है, और पिछले 1-1.5 साल में अमेजिंग टर्न अराउंड देखने को मिला है जडेजा के परफॉर्मेंस में, उनकी मैच्योरिटी में, जिस तरह से उन्होंने लीडरशिप स्किल्स दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है। तो क्या उसमें हमें वो स्पार्क नजर आ रहा है? तो इसके बारे में भी हम लोग जरूर चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो KBC में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और तमाम लाइफलाइन यूज करने के बाद भी ना सबा भाई ना राजकुमार सर कोई प्राइज मनी जीत पाए हैं, तो इसके लिए एक और एपिसोड हमें करना पड़ेगा KBC का, और तब डिटेल में बात करेंगे। जो कुछ ऑप्शंस दिए हैं सबा भाई और राजकुमार जी ने, वहां से कौन निकल कर सामने आता है। लेकिन अभी इतिहास तो यही बता रहा है कि भारत में 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन का कल्चर नहीं आया है, तो उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही जो बेटे ने एक्सचेंज होना शुरू हुआ, खासतौर से अजहर के बाद सौरव, और सौरव के बाद एक लंबी फेहरिस्त है जहां पे बहुत सक्सेसफुल कप्तान हिंदुस्तान ने देखे, और उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं विराट कोहली, जो 36 टेस्ट मैच जीत के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के। अब इंतजार ये है कि वर्ल्ड क्रिकेट में आने वाले 3-4 सालों में वो क्या कुछ इम्पैक्ट डालते हैं एज ए कैप्टन, और फ्यूचर कैप्टन कौन बनेगा, इसके बारे में भी हमने बातचीत कर लिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज शाम 7:30 बजे IVM यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, @राजीव मिश्र पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर। इसके अलावा IVMpodcast.com के वेबसाइट पे आप जाके हमारे खेल नीति के एपिसोड को सुन सकते हैं। इसके अलावा स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्ट के हर अन्य प्लेटफॉर्म पर आप हमारे एपिसोड को रोज सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM